हेलो एवरीवन। सो बार्क 2026 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है और मतलब ऑफ कोर्स बार्क जो है हर साल अपने एग्जाम के लिए फॉर्म निकालता है और इसमें मेनली जो है ये ग्रुप ए की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आपकी जॉब लगती है। मेनली साइंटिस्ट की पोजीशन होती है। अच्छी खासी पे स्केल है इसकी। और साथ ही साथ इस एग्जाम को क्लियर जब आप करते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको कुछ एक आध सिलेक्शन प्रोसेस से होके गुजरना होता है, जिसमें कि सबसे पहले जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट आता है, देन इंटरव्यू आता है। और ये जो है एक परमानेंट जॉब है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपके पास काबिलियत होती है, आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। वैसे तो ये मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए निकली है ये पोस्ट। तो एज यू कैन सी इन द वेरी फर्स्ट पेज, दैट इज इट इज अ रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी थ्रू ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस, जिसको कि हम ओसीईएस कहते हैं, एंड डीए ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट प्रोग्राम 2026। ठीक है, तो ये ग्रुप ए की पोस्ट है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो आपका ट्रेनिंग स्कूल होने वाला है वो बीएआरसी यहाँ पर होगा, जो कि ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट आपको स्टेट में सिचुएटेड मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। एक होगा ओसीईएस और एक होगा डीजीएफएस। जो बायो साइंस के स्टूडेंट हैं वो ओसीईएस 2026 के फॉर्म को मेनली भरेंगे। ठीक है, और ओसीईएस जो है स्टैंड होता है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट, एंड डीजीएफएस इज फॉर डीआई ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं तो आप सेकंड कैटेगरी में मेनली फॉल आउट होंगे। अब अगर हम ओसीईएस की बात करते हैं तो ये 1 साल का जो है प्रोग्राम होता है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट फॉर द एकेडमिक ईयर 2026 एंड 2027। और ये कंडक्ट किया जाता है 2 बार ट्रेनिंग स्कूल में, जो कि मुंबई और हैदराबाद में सिचुएटेड है। मतलब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाता है। ठीक है, जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं वो लगभग जिन्होंने 35% मार्क्स जो हैं मिनिमम स्कोर किया होता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, एंड 50% एग्रीगेट स्कोर जब वो करेंगे, जो 1 साल की ट्रेनिंग चलेगी, तभी जाके जो है आपको सक्सेसफुली अपॉइंट किया जाएगा और आपको साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप सी के अंडर में जो है पोस्ट किया जा सकता है। जो डीए यूनिट जहाँ पे आपको पोस्ट किया जा सकता है वो आप अपने अंडर में देख सकते हैं। यहाँ पे लगभग जो है आपको अलग अलग सेंटर मिल जाएंगे, लाइक मुंबई, कलपक्कम, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, और उसके बाद मुंबई में ही है। तो ये सारा आप देख सकते हैं, ये सारे डीआई यूनिट हैं जहाँ पे मेनली आपकी जॉब लगेगी। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर बोला है, दीज यूनिट्स हैव देयर हेड ऑफिस एट द इंडिकेटेड लोकेशन। प्लेसमेंट कैन बी एट अ हेड ऑफिस और एट अदर फैसिलिटीज ऑफ दीज यूनिट्स लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो जहाँ भी इनके फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, हेड ऑफिस अवेलेबल हैं, वहाँ पे जो है आपको लोकेट किया जा सकता है और उसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, लेकिन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आपको पास करना जरूरी होता है। ओके, यहाँ पे भी वही बात बताई गई है, कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। इमोल्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो ओसीएस को जिन्होंने एग्जामिनेशन वगैरह क्लियर कर, मतलब एक ईयर जो उनका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, तो उसमें जो है उनको 74,000 पर मंथ मिलेगा और वन टाइम बुकिंग अलाउंस 30,000 मिलेगा। ठीक है, कॉन्टीजेंसी ग्रांट वगैरह भी इसमें है, वो आप अपने एंड से गो थ्रू कर सकते हैं। बोर्डिंग एंड लॉजिंग के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, मैंडेटरी है, आपको वहीं पे जो है रहना होगा और कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। ग्रेड एंड पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मेनली जो आपका पे स्केल होगा वो होगा लेवल 10 का, जो कि 56,100 से स्टार्ट होगा 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें बहुत सारे अलाउंस ऐड होते हैं, जिस वजह से जो है ये आपकी जो ओवरऑल, मतलब जब आप ट्रेनिंग वगैरह करेंगे उसके बाद भी आपके बहुत से इंक्रीमेंट होंगे। तो जो फाइनल आपका एक अमाउंट आएगा जो आफ्टर एवरीथिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा वो होगा 1,34,000 आफ्टर ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट। जब ट्रेनिंग वगैरह हो जाएगी, 3 इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे तो अप्रॉक्स आपकी सैलरी 1,34,000 से स्टार्ट होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट को 2 तरीके से सेलेक्ट किया जाएगा। पहला तो होगा उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेसिस ऑफ एग्जाम, और दूसरा होगा उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, पहला जो स्क्रीनिंग होगा आपका वो ऑनलाइन एग्जाम होगा या फिर वो गेट स्कोर के द्वारा हो सकता है। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम या गेट स्कोर के द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे, सिर्फ उन्हीं का जो है यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा।
तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन की। तो देखिए 2 तरीके का सिलेक्शन है यहाँ पर। पहला सिलेक्शन है कि आप जो है बार का जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, आप उसको दीजिए, उसको क्वालीफाई कीजिए और इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये है पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप एग्ज़ाम भी दीजिए, ठीक है, और गेट स्कोर के बेसिस पे भी आप भर दीजिए। इससे क्या होगा, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया लेकिन आपका आने वाला गेट एग्ज़ाम अच्छा गया है, तो आप गेट स्कोर के बेसिस पे सेलेक्ट हो सकते हैं या वाइस वर्सा कंडीशन हो सकता है। और तीसरा होता है ओनली गेट। ओनली गेट में क्या होगा, आप सीबीटी के लिए ऑप्ट नहीं कर रहे हो, और ये अक्सर वो स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं जिनका गेट स्कोर बहुत अच्छा होता है। लेकिन सेफ साइड के लिए बार्क भी ये रेकमेंड करता है कि आप सेकंड ऑप्शन को ऑप्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं जिसके द्वारा आप सेफ प्ले कर सकते हो कि अगर आपका रिटन एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो आप गेट स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हो, अगर गेट स्कोर अच्छा आ गया तो, या वाइस वर्सा कंडीशन। लेकिन ओनली गेट में क्या होगा, आपको एग्जाम तो नहीं देना होगा, लेकिन गेट स्कोर अच्छा आएगा तभी आप सेलेक्ट होगे। और सीबीटी में केस क्या है कि अगर मान लीजिए आपका रिटन एग्जाम ही अच्छा नहीं गया तो फिर सिलेक्शन के पूरे ऑप्शन ही खत्म हो जाते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं कि या तो आप खाली सीबीटी मोड में एग्जाम दीजिए, मतलब पहला ऑप्शन कीजिए, या दूसरा कीजिए, या तीसरा कीजिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अच्छा एग्जाम के लिए कोई यहाँ पे आपको टीए नहीं दिया जाएगा। गेट स्कोर कौन कौन से ईयर के यहाँ पर मतलब एलिजिबल माने जाएंगे, तो गेट 2024, 25, 26, सिर्फ इसी 3 साल के स्टूडेंट जो हैं गेट के एग्जाम के लिए ऑप्ट कर, मतलब गेट के जो स्कोर कार्ड मिलेगा उसके द्वारा सिलेक्शन के लिए वो ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। गेट का जो कट ऑफ हुआ कि कितने कट ऑफ तक के स्टूडेंट्स को लिया जा रहा है वो बाद में इनकी वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करते रहना है, ठीक है। और सीबीटी मोड के लिए जो आपका मतलब आप सेंटर सेलेक्ट करोगे उसके लिए आप स्लॉट बुकिंग होती है, अपनी चॉइसेस का आप स्लॉट बुक कर सकते हो, मतलब उन्होंने जो 4 चॉइसेस या 5 चॉइसेस दिए होंगे आप उनमें से सेलेक्ट कर सकते हो। जहाँ सेलेक्ट करोगे वहीं पे आपका एग्जाम आ जाएगा। इसीलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे जो है, अगर मान लीजिए आपने लेट लॉग इन किया, अपना सेंटर सेलेक्ट करने में मतलब देरी की, तो अगर वहाँ के सारी सीट्स खत्म हो गए तो फिर वो सेंटर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए फॉर्म वगैरह भर जाने के बाद ये आपको स्लॉट सिलेक्शन का भी ऑप्शन देते हैं, तो वो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जिसके लिए आपको हमेशा इनकी वेबसाइट पे जो है विजिट करते रहना होगा। ओके। जो इंटरव्यू होगा वो मई और जून 2026 के बीच में हो सकता है, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनके लिए इंटरव्यू स्लॉट की अवेलेबिलिटी अप्रैल तक बताई जा सकती है। जो भी अलर्ट होगा वो आपको ईमेल के द्वारा या एसएमएस के द्वारा दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे उनको मेल या मैसेज के द्वारा बताया जाएगा। फिर भी आप वेबसाइट पे हमेशा विजिट करते रहें। उसके बाद आपका एक तरीके से मेडिकल फिटनेस का भी टेस्ट होगा, और जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे उनका नाम जो है जून के लास्ट वीक में जो है जून 2026 के लास्ट वीक तक उनकी वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई से जो है आपके प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट की रखी गई है। हम बात कर लेते हैं बायो साइंस डिपार्टमेंट की। केमिस्ट्री वाले अपना पढ़ सकते हैं और फिजिक्स वाले भी यहाँ से देख सकते हैं। बायो साइंस डिपार्टमेंट में कुछ अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो एमएससी या आपने इंटीग्रेटेड एमएससी किया है, दैट इज इन बायो साइंस, बायोलॉजी, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एनिमल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, plant molecular biology, biotechnology, nutrition biology, biophysics and molecular biology, BS, MS, MSc integrated MSc in food technology and technology, or BS, MSc in bioscience with 60% aggregate marks, ठीक है, in MSc as well as in BSc और BE, BTech in a food technology with 60% aggregate marks। तो अगर आपके परसेंटेज मार्क्स हैं तो आपका मास्टर में जो है 60% या 6 CGPA होना चाहिए ऑन द स्केल ऑफ 10। और साथ ही साथ बीएससी में भी आपके 60% एग्रीगेट होने चाहिए या 6 CGPA होने चाहिए। 60% से पॉइंट नंबर भी अगर कम है तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। जैसे कि अगर अगर आपकी मान लीजिए 59.9 है, यू आर नॉट एलिजिबल डायरेक्टली जो है। यहाँ 60% की बात की गई है। नेक्स्ट, अब रिजर्वेशन है या नहीं ये अभी हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा एमएससी एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड वन आउट ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट ऑफ बीएससी स्टेज और एट अ सब्सिडरी और एंसिलरी लेवल इन केस ऑफ अ 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी। अगर आपने
इंटीग्रेटेड एमएससी किया है, तो ऐसे केस में जो है आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, दैट इज एट अ लेवल ऑफ बीएससी। ठीक है, और अगर आप एमएससी के भी एप्लीकेंट हैं तो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो फिर अगेन वहां से एलिजिबिलिटी आपकी हट जाती है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, अगर आपने एमएससी किया है बायोसाइंस डिपार्टमेंट से, तो आपने केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री दोनों तो एटलीस्ट पढ़ी होगी। फिजिक्स भले ही ना ही पढ़ाओ, बट केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री दोनों में से कोई एक तो पढ़ाई होगा। अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं तो जो गेट का स्कोर आपके लिए वैलिड होगा वो होगा 2026 25, सॉरी 2024 25 26 लाइफ साइंस यानी एक्सेल में या बीटी में। यहाँ पर इकोलॉजी इवोल्यूशन वाले एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कुछ डिपार्टमेंट भी दिया है कि कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, जैसे कि अगर आपका एमएससी है फिशरी में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एग्रोनॉमी में, एनिमल हस्बेंड्री, मैरीन बायोलॉजी, बायोएनालिटिकल साइंस, होम साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोएनालिटिकल साइंस, क्लाइमेट साइंस, वायरोलॉजी एक्सेट्रा, या आपका बीई बीटेक बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ये सारे स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, ध्यान रख लीजिए। ठीक है, बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ओके, यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि आपका एज जो है 1 अगस्त 2026 के बेसिस पे देखा जाएगा। जनरल की एज लिमिट 26 है, ओबीसी की 29, एससी एसटी की 31 है। ठीक है, और मिनिमम एज लिमिट 18 साल होनी चाहिए। आपका दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। और अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ से आपके पास एनओसी होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल बेसिस पे 500 रखी गई है फॉर द मेल एप्लीकेंट बिलोंगिंग फ्रॉम जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी। फीमेल ट्रांसजेंडर और ऐसे कैंडिडेट जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फ़ी एग्जेम्प्ट कर दी गई। इसके अलावा एप्लीकेंट अवेटिंग, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या आप मतलब कि बाहर के किसी एग्जाम में अपीयर होने वाले थे 2025 में, तो भी आप जो है 2026 के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई थिंक वी आर ऑलरेडी डन। हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना है, दैट इज बार्क OCES exam.in। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी हम देख लेंगे, कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट रखी गई है। यहाँ पे इन्होंने स्टेप बता के रखा है कौन कौन से स्टेप रहने वाले हैं जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, तो इस पीडीएफ की भी मदद ले सकते हैं। मोबाइल नंबर ध्यान रहे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये सब आपकी एक्टिव रहनी चाहिए। यहाँ पे डिटेल में भी इन्होंने मेंशन किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो और दिक्कत होती है तो आप और डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बताया गया है, जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम जो है जनरली यहाँ पर एमसीक्यू टाइप होगा, एमसीक्यू टाइप। ठीक है, हर एक सही क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलेंगे, गलत क्वेश्चन पे -1 कटेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे ओवरऑल और आपको जो टाइम मिलेगा वो 120 का मिलेगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे ना टाइम कम पड़ जाता है नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इस बात का ध्यान रखना है। सिलेबस वगैरह बता दिया गया है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देती हूँ क्योंकि मैंने भी एग्जाम मल्टीपल टाइम दिया था जब तक मेरी एज लिमिट परमिट कर रही थी। तो इसमें जो है आपका CSIR प्लस गेट, इसका जो सिलेबस होता है वो मिक्स टाइप का आता है। क्वेश्चन का लेंथ वगैरह या स्टैंडर्ड जो है वो CSR और गेट का मिक्सअप आता है, मतलब बहुत ज़्यादा हायर लेवल का भी नहीं आता, बहुत लोअर लेवल का भी नहीं आता। इट इज समहाउ दी इन बिटवीन दी एवरेज ऑफ CSIR एंड गेट। तो अगर आप CSR और गेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बार की भी तैयारी वहाँ पे हो रही है। मेनली MSc लेवल BSc लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन वो CSIR और गेट के सिलेबस को पूरा कवर करते हैं। तो अगर आप CSIR और गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी इसके लिए तैयार बैठे हैं एक तरीके से। टेस्ट जो है यहाँ पर यहाँ इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, और इसके अलावा मेनली जो जनरल नॉलेज वगैरह होता है, एप्टीट्यूड वगैरह होता है, वो जनरली नहीं पूछा जाता है, इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। और क्वेश्चन की लेंथ बहुत छोटे नहीं होते हैं, बहुत बड़े भी नहीं होते हैं, इन बिटवीन होते हैं, 3 नंबर लाइक होते हैं। इसीलिए आपको इस तरीके से ध्यान देना है कि टाइम रहते हुए आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि जनरली क्या होता है 100 क्वेश्चन भी 120 मिनट में नहीं हो पाता, मतलब आप पढ़ ही नहीं पाते हो सारे क्वेश्चन। तो आपको अपनी स्पीड जो है उसी हिसाब से रखनी होती है ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को पढ़ पाओ। ओके, यहाँ पे भी ट्रेनिंग स्कूल एंड स्कीम के ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देती हूँ। यस, ये जो फॉर्म है ये लगभग 22
दिसंबर को पब्लिश हो चुका है। और यहाँ पे लास्ट डेट जो है 21 2026 रहने वाली है, लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिलअप की। करेक्शन विंडो 7 और 14 फ़ेब के बीच में खुलेगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम का वेन्यू जो है आपको 15 से 20 फरवरी के बीच में मिल जाएगा डिसाइड करने को। एडमिट कार्ड आप 25 फरवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन 14th एंड 15th मार्च रखा गया है अभी तक के लिए। गेट स्कोर जो आपको अपलोड करना होगा वो होगा 26 से 2nd ऑफ अप्रैल के बीच में। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का सिलेक्शन जिनका इंटरव्यू के लिए हुआ है वो 2nd वीक ऑफ अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। और इंटरव्यू के लिए अगर आपको पोर्टल बुक करना हुआ, स्पेशली उन स्टूडेंट को जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो आपको 20 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में देखने को मिल जाएगा। इंटरव्यू का सिलेक्शन आपका 22 से 12 मई से 12 जून के बीच में होगा। और फाइनल सेलेक्टेड स्टूडेंट का जो लिस्ट होगा लास्ट वीक ऑफ जून में निकलेगा। और आपका एडमिशन जो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 में देखने को मिलेगा। और जो ओसीएस प्रोग्राम होगा वो 31 ऑफ जुलाई 2026 से शुरू हो जाएगा। सारी अपडेट के लिए इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलें, सब कुछ आपको यहीं पे जानने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम फी एंड मैक्सिमम एज लिमिट बताई है, आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। सीबीटी एग्जाम के जो सिटी होंगे उनको भी यहाँ मेंशन किया है, वो भी आप देख सकते हैं कि आपका सिटी यहाँ पर है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सब कुछ ही डिस्कस कर लिया। अच्छा, इनका कट ऑफ क्या रहता है ऑनलाइन के बेसिस पे, ये कभी पता चल ही नहीं पाता है क्योंकि ये लोग कभी अपना कट ऑफ शो ही नहीं करते हैं। ठीक है, बट आपको कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सही कर पाएँ और गेट में भी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। तो उससे क्या होगा कि 2-2 आपके पास मतलब बेनिफिट होते हैं कि एक से नहीं हुआ तो दूसरे से हो जाए, ठीक है? लेकिन दोनों में परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। रेस्ट इज़ कंप्लीटली डिपेंड कि इस पेपर का लेवल कैसा आता है और आपकी तैयारी कैसी चलती है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो हमने सारा डिटेल डिस्कस किया अबाउट दी बार्क एग्जाम 2026 वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।